Good morning, students. Today's topic is डिजास्टर मैनेजमेंट। इसको आपदा प्रबंधन भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन है एनी अकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉसेज ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज on a scale of sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community area। ये जो डेफिनेशन होती है ऑथेंटिक, वो एक डेफिनेशन है। अगर आपको समझाने के तौर पे इन शॉर्ट में कहूँ तो कोई भी ऐसा एनी अक्रेंस मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है, इकोलॉजिकल या सोशल एनवायरमेंटल डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन लाइफ की या कोई भी एनिमल जीव जंतु की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो सब डिजास्टर में काउंट होता है। ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन टू टाइप्स पे बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन कॉजेज, मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं उस पे डिवाइड किया है हमने, एक ग्रुप वो डिवाइड किया है। दूसरा ग्रुप है बेस्ड ऑन ऑनसेट। ऑनसेट मतलब कि उसकी तीव्रता क्या है। ठीक है। तो बेस्ड ऑफ ऑनसेट में हम पढ़ेंगे कि वो सडन डिजास्टर है या स्लो डिजास्टर है। और बेस्ड ऑन क्यूजेज में पढ़ेंगे कि वो नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया हुआ डिजास्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में नेचुरली मतलब रीजंस की वजह से वो डिजास्टर क्रिएट हो सकता है, उसमें मतलब ह्यूमन बीइंग का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है। फिर देन बात करते हैं कि इसमें जो तीन तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। नेचुरल फिनोमिना बिनेथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे से नेचुरल होने वाले नेचुरल फिनोमिना। देन नेचुरल फिनोमिना एट द सरफेस, अर्थ की सरफेस पे होने वाले नेचुरल डिजास्टर या चेंजेस। थर्ड पॉइंट है नेचुरल फिनोमिना अबाउ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अबाउ नेचुरल जो चेंजेस हो रहे हैं वो। तो जो अर्थ के नीचे हो रहे हैं उसका एग्जांपल हो जाएगा आपका अर्थक्वेक हो जाएगा। ठीक है। सबको पता है कि अर्थक्वेक का एपिसेंटर अर्थ के मतलब स्टार्टिंग अबाउ होती है, वो बिन्नत होती है। उसके बाद में सुनामीज हो जाएगी, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएंगे। तो ये तीनों और भी कई एग्जांपल्स है जो नेचुरल सरफेस नेचुरल फिनोमा बिना द अर्थ सरफेस आ जाएगा, मतलब अर्थ सरफेस के नीचे। देन सेकंड जो अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं उसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है। एवलेंचेज आते हैं। एवलेंचेज मतलब स्नो का स्लाइड होना, मतलब जैसे धरती खिसकती है वैसे बर्फ भी खिसकती है, बर्फ के जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे अटलांटिक में, आर्कटिक में। देन थर्ड है अबाउ द अर्थ सरफेस। अबाउ द अर्थ सरफेस में क्या क्या आ सकता है। अबाउ द अर्थ सरफेस में अपन यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक हाइड्रोलॉजिकल, या इसको मेट्रोलॉजिकल भी कह देंगे। तो बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, एपिडेमिक्स ऑफ डिजीज जैसे कोरोना। अभी देखा जाए तो नेचुरल डिजास्टर है, इसको मैन मेड में भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली तो अपने हाथ में तो ना था ये कोरोना, वो तो उत्पन्न हुआ है। तो कोविड वायरस तो एपिडेमिक, जितनी भी एपिडेमिक जैसे मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये सब बीमारियां आ जाएगी वो बायोलॉजिकल में आ जाएगी। जैसे अभी आप सब आई थिंक सब लोग इस चीज से अवेयर होंगे कि लोकस्ट स्पॉर्म, मतलब ये जो टिड्डियों का झुंड वाला जो आपदा आई थी, ठीक है, खेतों पे पूरे खेत नष्ट हो गए थे, तो वो भी बायोलॉजिकल में आ जाएगी। देन हाइड्रोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, वो बायोलॉजिकल बता दिया, तो हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रियोलॉजिकल, तो उसमें आ जाएगा फ्लड्स, बाढ़ आना, ड्रॉट सूखा पड़ना। ठीक है। सी सर्जेस मतलब समुद्र में उफान आना। हेल स्टॉर्म मतलब जो एक तरह से बर्फीली तूफान आते हैं, ठीक है, वो। विंड स्टॉर्म मतलब हवाओं की तूफान, साइक्लोन, टाइफून, ये एक्स्ट्रा, ये हाइड्रोलॉजिकल या फिर मेट्रियोलॉजिकल डिजास्टर में आ जाएंगे। देन मैन मेड डिजास्टर की बात करते हैं। तो वो मैन मेड डिजास्टर सबको पता है कि भाई ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किए गए हों। फिर भी मैं डेफिनेशन सुना देती हूँ जो एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है। दीज आर डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन
of which the principal direct causes are identifiable ह्यूमन एक्शंस और डेलिब्रेट और अदरवाइज, चाहे वो जानबूझ के किए गए हों या अनजाने में हुए हों, लेकिन होते ह्यूमन एक्शंस के द्वारा हो रहे होते हैं वो डिजास्टर्स। ठीक है, तो आप इतना भी लिख दोगे ना कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज आइदर बाय द डेलिब्रेट और अदरवाइज। ठीक है, तो दैट्स सफिशिएंट, मतलब कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, आपको पता है। देन बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी डिजास्टर, this mainly involves situation in which civilian population suffer losses of property, basic services। उससे क्या होता है, इनसे मैन मेड डिजास्टर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सफ़र होती है, बेसिक सर्विसेज में मतलब डिस्टरबेंस आ जाता है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा, भोपाल की गैस ट्रेजिडी, ट्रेजिडी सबको पता है, सबको, जो कि 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। तो ये थोड़ा डेट याद रखना है एट द पॉइंट ऑफ पीजी एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। 3 दिसंबर 1984। ठीक है, देन इन भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या हुआ था कि 3,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, क्योंकि उस जो टैंक्स थे वहाँ पे यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट था, उसके अंदर जो टैंक में गैसेस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो लीक हो गई थी। तो सेकंड पीजी से के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस की वजह गैस का इन्वॉल्वमेंट है इसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी में, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये दो तीन चीजें मैं मेन आपको इस तरह भी बताती जाती हूँ जिससे आपके इन फ्यूचर के लिए भी प्रिपरेशन होती रहे। देन उसके बाद में है मैन मेड डिजास्टर के डिवाइड करते हैं कोज्ड बाय वारफेयर और कोज्ड बाय एक्सीडेंट। ठीक है, वॉर में क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल। सबको पता है कि कन्वेंशनल वॉर होती है, न्यूक्लियर वॉर होती है, बायोलॉजिकल वॉर भी होती है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि हो सकता है, मतलब कह नहीं सकते, लेकिन एक तरीके से मान सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो, अगर चाइना का ये मोटिव रहा हो कि बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर दिया जाए जिससे पूरे वर्ल्ड में मतलब इकोनॉमिक फेलियर हो जाए और हेल्थ पॉपुलेशन की हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, तो हो सकता है ये भी एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में ही काम किया जा रहा हो। नहीं, क्योंकि कोरोना भी बायोलॉजिकल वेपन की तरह ही तो काम आ रहा है। देन केमिकल डिजास्टर हो सकता है। उसके बाद में कोज बाई एक्सीडेंट, सेकंड जो बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, व्हीकल से हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रेन वगैरह से होते हैं एक्सीडेंट, तो भी एक तरह से डिजास्टर ही है, बहुत बड़े लेवल पे है, अगर नुकसान हो रहा है तो वो डिजास्टर है। देन कोलेप्स ऑफ बिल्डिंग हो सकती है, आग लगा देना या आग लग जाना हो सकता है। ठीक है, कपड़े की फैक्ट्री में खूब कपड़ा तो रखा है लेकिन उसका कोई प्रिकॉशंस या उसकी कोई सेफ्टी नहीं ध्यान रख रखी है, तो ये सब एग्जांपल इसमें आ जाएंगे। ये तो फर्स्ट बात की है अपन ने किस बेस पे, बेस्ड ऑन कॉजेज पे। देन अपन बात करते हैं अब बेस्ड ऑन ऑनसेट पे। तो ऑनसेट में सडन और स्लो दो बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट डिजास्टर गिव्स लिटिल और नो वार्निंग, या तो वार्निंग देते नहीं है और देते हैं तो बहुत कम ड्यूरेशन की देते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम कम मिलता है प्रिपेयर होने के लिए, तो मिनिमम टाइम टू प्रिपेयर। एग्जाम्पल अर्थक्वेक और वॉल्केनो और भी एक्स्ट्रा। ठीक है, देन बात करते हैं स्लो ऑनसेट। स्लो ऑनसेट में क्या हो जाएगा कि टाइम मिल जाएगा हमको प्रिपेयर होने के लिए, उसमें एग्जाम्पल हो सकता है ड्रॉट, सूखा, ठीक है, एपिडेमिक डिजीजेस। तो उसमें हमको ये होता है कि उसके जो डॉट वगैरह ये जो स्लो ऑनसेट वाले में होते हैं उसमें पहली अक्रेंस होती है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो अगर हम अवेयर रहते हैं उसके बारे में तो हम वो उसके लिए प्रिपेयर होने को टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से हम उसको हैंडल कर पाते हैं, उस डिजास्टर को में उससे होने वाले लॉसेस से बचा जा सकता है, कम किया जा सकता है लॉसेस को। तो ये मतलब सडन की बजाय ज्यादा ठीक होता है स्लो वाला। देन हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं डिजास्टर को अफेक्ट करने वाले। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजास्टर में है, फर्स्ट है होस्ट फैक्टर, देन है
देन है एज फैक्टर, देन है इम्यूनाइजेशन, फिर है डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब होस्ट फैक्टर में आ जाएंगे। होस्ट फैक्टर में कैसे कि किसी की एज, अभी कह रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, एज ज़्यादा है तो एज ज़्यादा है वो होस्ट फैक्टर हो जाएगा, इम्यूनिटी जिसकी कम है वो हो जाएगा कोरोना के लिए। देन डिग्री ऑफ मोबिलिटी, जो ज़्यादा मोबिलाइज हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जिनकी इमोशनल स्टेबिलिटी कम है वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो इस तरह करके सबको, अब ये नॉर्मल बातें हैं, बस हमें रिवाइज करनी है, सबको याद हो जाएगी, सबको पता है ये चीज़ें। देन इसमें सेकंड फैक्टर हो जाएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल में बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल सारे फैक्टर हो जाएंगे। कौन फिजिकली ज़्यादा किसके टच में आ रहा है, बायोलॉजिकल कौन कितना ज़्यादा टच में आ रहा है, ऑल दैट थिंग। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्या क्या हो सकती है, जैसे किसी के पास में फूड शॉर्टेज है, ड्रग शॉर्टेज है, और भी बहुत सारी की जो हमारी एसेंशियल थिंग्स होती है उनकी शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो ज़्यादा अफेक्टिंग होने के चांसेस होते हैं उनके। देन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कितना उसको अनुमानित किया जा रहा है पहले से ही, उसकी कंट्रोलेबिलिटी कितनी है, मतलब कितना उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब इसकी इसकी स्पीड ऑफ ऑनसेट क्या है, स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी डिजास्टर की भी, उसकी कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। देन बात करते हैं डिजास्टर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सबको डिजास्टर इम्पैक्ट क्या होते हैं, सब देख रहे हो अभी, डेथ हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बाकी प्रॉब्लम्स भी क्या हो रहा है कि लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से जो उनको पहले से प्रॉब्लम्स थी उसको क्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जैसे किसी को मान लो अभी जुकाम हो गया, ठीक है, वो है जुकाम ही, लेकिन जुकाम की वजह से वो डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो एक घर में ही एक को हुआ, फिर बाकियों को हो रहा है जुकाम, तो ऐसे करके। देन डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, सबको पता है कि भूकंप आता है तो डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, इवन भूकंप की बात नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना में भी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है। डैमेज किस तरह हो रही है कि कह सकते हैं हमारे पास कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, तो जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको हम कैसे न कैसे उसको बेच के भी खाने पीने का भी इंतजाम कर रहे हैं, तो वो हो गया। देन एक्टिविटी डिस्टर्बेंस आ रही है, सब आप लोग एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, स्टडी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, देन ये सब इस तरह और भी बहुत सारे इसमें काउंट आ जाएंगे। फेजेस ऑफ डिजास्टर, प्री इम्पैक्ट फेज हो सकता है, मतलब आने से पहले क्या इम्पैक्ट हो, फिर इम्पैक्ट फेज, जब डिजास्टर हो रहा है तब क्या फेज हो रहा है, फिर आफ्टर इम्पैक्ट फेज या पोस्ट इम्पैक्ट फेज, मतलब डिजास्टर तो आके चला गया, लेकिन अब इकोनॉमी जो हमारी इतना लॉस में गई है वर्ल्ड की, वो उसको वापस अपने लेवल पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये पोस्ट इम्पैक्ट फेज में आ जाएगी। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है, वो आप बुक से भी रेफरेंस कर लेंगे, ई नोट से भी रेफरेंस कर लेंगे। डिजास्टर इम्पैक्ट होता है पहले, फिर उसके बाद में क्या होता है, अपन रेस्पॉन्स करते हैं, कोई अपन मतलब जो भी उस इम्पैक्ट के अंडर आ रहा है तो वो रेस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स करने के बाद क्या होता है, रिहेबिलिटेशन करते हैं, वापस से अपने आप को रिहेबिलिट करने की कोशिश करते हैं अपन लोग। फिर देन रिकंस्ट्रक्ट, वापस अपन जो पहले तो रिहेबिलिट हो गए, जो एक स्टेबिलिटी आ गई, फिर वापस से कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हमने खोया उसको वापस पाने की कोशिश करेंगे। देन मिटिगेशन, थोड़ा सा और प्रोसेस करेंगे, फिर क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं आगे आने वाले डिजास्टर के लिए, फिर कोई ना कोई दूसरा डिजास्टर इम्पैक्ट हो जाता है, तो एक तरह से ये साइकिल हो गया। इस तरह हमने इन शॉर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की है, या डिजास्टर के रिगार्डिंग अपन ने बात की है इन शॉर्ट में। इन डिटेल जानने के लिए आपको बुक रेफरेंस प्रेफर करनी ही पड़ेगी, और इन शॉर्ट के लिए तो इन नोट्स सफिशिएंट रहेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास से हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।